नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जो है बायोलॉजी का। और इस सेशन में हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। +1 की एनसीईआरटी हमने शुरू की है और जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो कि था लिविंग वर्ल्ड। एंड आज की इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके HP टेट के साथ साथ TGT कमीशन के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। एंड द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा था कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टराइज्ड हुए, कौन कौन से उनके लिविंग कैरेक्टर थे, कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, एंड किस तरह से उनको नॉमेनक्लेचर दिया गया, किस तरह से उनको डिफरेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एज वी नो कि देर आर नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि डिस्क्राइब्ड हैं हमारी अर्थ पे, एंड उनका जो 1.7 to 1.8 मिलियन की रेंजेस में है। और इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो बेसिक करेक्टर्स, मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो भी हमें, जिसे हमने साइज़ के अकॉर्डिंग या फीचर्स के अकॉर्डिंग या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेलुलर हो या फिर ऑर्गन हो, उनके बेसिस पे जो है हमने इनको क्लासिफाई किया था। सो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था, लिविंग स्पीसीज को क्लासिफाई किया था। सो वन बाय वन हम सारी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है एरिस्टोटल की, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। फर्स्ट सबसे पहले आए अरिस्टोटल। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया, क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में, यानी दो ग्रुप्स में। तो फर्स्ट था प्लांट्स एंड सेकंड वन था एनिमल्स के लिए। तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उनमें उन्होंने रखा कि जितने भी प्लांट्स में, जैसे ट्रीज आ गई, श्रब्स, हर्ब्स एंड स्मॉल प्लांट्स आ गए, उनको एक ग्रुप में रखा। एंड दूसरा था एनिमल्स के लिए। तो एनिमल्स में भी इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स, जैसे जिनके अंदर ब्लड था, रेड ब्लड था, उनको अलग से रखा, और जो विदाउट रेड ब्लड थे उनको अलग से रखा। तो इन्होंने एक टर्म दी, द ऑर्गेनिज्म दोज विद रेड ब्लड, उन्हें बोला गया अनाइमा। एंड जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था उनको बोला गया अनाइमा, और ये थे इनाइमा, ये रेड ब्लड वाली इनाइमा। एंड जो विदाउट रेड ब्लड थे उनको बोला गया अनाइमा। तो अरिस्टोटल ने दो क्लासिफिकेशन की। उसके बाद कार्ल लिनियस आए, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन की कार्ल लिनियस ने। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी, तो वो कार्ल लिनियस ही होंगे। और सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ टू ग्रुप्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए अलग से, तो वो किया था अरिस्टोटल ने। तो सेकंड जो आई क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो की कार्ल लिनियस ने इन 1758। तो उन्होंने किंगडम्स दिए, किंगडम प्लांटे एंड सेकंड वन इज किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम प्लांटे में उन्होंने प्लांट्स को रखा एंड किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स को। देन थर्ड किंगडम आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आए। थर्ड वन में आए अर्नस्ट हैकल, उन्होंने 1866 में क्लासिफाई किया। तो किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमिलिया के साथ उन्होंने एक और नई किंगडम क्रिएट किया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बेसिकली यूकैरियोट जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे उन्हें रखा गया अंडर किंगडम दैट इज प्रोटिस्टा। तो इन्होंने थ्री किंगडम की क्लासिफिकेशन की, फर्स्ट प्लांटे एनिमिलिया जो थे, एंड थर्ड किंगडम आ गया प्रोटिस्टा। उसके बाद फोर्थ किंगडम में एक और एडिशन होगी। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी कोपलैंड ने 1956 में, और इन्होंने एक और सेपरेट किंगडम क्लासिफाई कर दिया, दैट इज मोनेरा, और ये था प्रोकैरियोट्स के लिए। और इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेम ही ग्रुप में रखा। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मल्टी सेलुलर के लिए अलग ग्रुप बनाया एंड यूनिसेलुलर के लिए अलग ग्रुप बनाया।
तो उन सब को जो है वो इन्होंने किंगडम मोनेरा में एक ही कैटेगरी में रखा। फॉर एग्जांपल जैसे क्लामेडोमोनास है वो यूनिसेलुलर होता है एंड स्पाइरोगेरा जो है वो मल्टीसेलुलर होता है। तो इन दोनों को एक ही किंगडम में रखा और ये एल्गे में इंक्लूड कर दिया इनको, और इन्होंने कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। जैसे कि हिट्रोट्रॉपिक एंड आउटोट्रॉपिक जो भी प्लांट्स थे या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म थे उनको सेम ही कैटेगरी में रख लिया। तो ये इसका ड्रॉबैक था कि ड्रॉबैक ये था कि जब इसने क्लासीफाई किया तो जैसे प्रोकैरियोट्स हैं एंड यूकैरियोट्स हैं तो उनको सेम ही ग्रुप में रखा था। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक्स ये थी कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को सेम ही ग्रुप में रखा था, और जो भी मल्टीसेलर एंड यूनिसेलर थे उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। और ये जो फंजाई, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के साथ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया थे, इन सभी को टू किंगडम क्लासिफिकेशन में अंडर प्लांटे में लिया गया था, जो कि बाद में क्योंकि इनके जो डिफरेंट हैं कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, तो बाद में जो क्लासिफिकेशन हुई तो अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट कैरेक्टर्स हुई। क्योंकि अब जैसे कि अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की तो उनमें अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेलोजिक होती है, एंड फंजाई की बात करेंगे तो वो काइटिनियस होती है। तो इस चीज़ को जो है वो इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था और एक ही कैटेगरी में रखा था, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दी थी R.H. विटाकर ने 1969 में। अब इन्होंने 5 किंगडम दिए, कौन कौन से? फर्स्ट मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई एंड प्लांटे एंड देन एनिमेलिया। सो ये किस पे बेस्ड था? इन्होंने किन कैरेक्टर्स के बेस्ड पे जो है क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को? सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उनका रिलेशनशिप कैसा है, उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अपीयरेंस कैसी है, किस तरह के करेक्टर्स हैं। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनमें थैलस प्रेजेंट हो। अगर मैं बात करूं, थैलस प्लांट वैसा होता है, मतलब एक जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं डिस्टिंक्ट पार्ट्स को, जैसे कि रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए एंड लीव्स हो गए, तो वो एक थैलस की तरह ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इस बेस पे जो है उन्होंने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को। तो ये थे करेक्टर्स 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले सेल टाइप, देन सेल वॉल, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले बात करिए अगर सेल टाइप की, तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं यूनिसेलर वो आएंगे, एंड देन प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आएंगे, एंड फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया में भी यूकैरियोट्स आएंगे। तो प्रोकैरियोट्स आए थे अंडर मोनेरा के। सेकंड आ जाती है सेल वॉल की बात। तो मोनेरा में कोई भी सेलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी जो सेल वॉल है पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। एंड प्रोटिस्टा में जो है सम यूकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सम मतलब बाकियों में नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होगी और कुछ में नहीं होगी। नेक्स्ट फंजाई की बात करें तो फंजाई की अभी हमने देखा कि इसमें सेल वॉल जो है वो काइटिन की और पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, इनमें सेलोज प्रेजेंट नहीं होता है। प्लांट्स की बात करें तो सेलोज प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में नहीं होगी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटे एंड एनिमिलिया में भी प्रेजेंट होती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मोनेरा में सेलुलर होती है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होती है। देन फंजाई में आ जाती है मल्टी सेलुलर। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। तो लूज टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं फंजाई में। एंड प्लांटे में आ जाते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमिलिया, जिनमें हम एनिमल्स आते हैं तो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जो कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो इनमें इस टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहती है। एंड नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोनेरा हैं वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। अगर वो ऑटोट्रॉपिक होंगे तो सबसे पहले वो फोटोसिंथेटिकली अपना खाना बनाएंगे, और दूसरा
कीमोसिंथेटिकली अपना खाना बनाएंगे। एंड हिटोट्रॉपिक तो एक सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन के टाइप से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा में। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हिटोट्रॉपिक। बट इसमें ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो केवल फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। एंड नेक्स्ट फंजाई में, फंजाई जो है वो हिटोट्रॉपिक होती है एंड प्लांटेज जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना खाना बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड एनिमल्स हिटोट्रॉप्स ही रहते हैं। तो ये थे करेक्टर्स के बेस्ड पे जिन्होंने आर.एच. बिटाकर ने 5 किंगडम क्लासीफाई किए थे, और ये रहे इनके 5 करेक्टर्स। इसके बेस पे जो था उन्होंने इनको डिफ्रेंशिएट किया था। अब नेक्स्ट आते हैं कार्ल वोस, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। तो इन्होंने 3 ग्रुप्स, मतलब एक टाइप से 3 डोमेन बनाए, उनमें अलग अलग किंगडम को रखा। सो फर्स्ट था आर्किया, जिसमें इन्होंने किंगडम आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड किया, सिर्फ आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड किया। सेकंड डिफरेंट आया बैक्टीरिया के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ यू बैक्टीरियाज के लिए ही इंक्लूडेड था डोमेन। एंड द थर्ड वन इज डोमेन यू कैरिया, तो उसमें 4 इंक्लूडेड थे, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो यूकैरिया में थे, और बाकी यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया के लिए इन्होंने अलग डोमेन दिया था। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है, क्योंकि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, और ये हर कहीं पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस। और मैक्सिमम जो है वो ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट का मतलब है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, वहाँ पे ही इनका जो न्यूट्रिशन मोड होता है वो डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट, जो कि रहेगी शेप्स की। तो 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, फर्स्ट कोकस, देन बैसिलस, देन वाइब्रियम एंड देन स्पाइरलम। तो इनकी शेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कोकस की आती है स्फेरिकल, देन बैसिलस जो है वो रॉड शेप का होता है, एंड वाइब्रियम जो है वो कॉमा शेप्ड का, एंड स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल की तरह होता है। तो ये 4 बैक्टीरिया हैं विद देयर शेप्स, क्योंकि इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, वो अपना खाना जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। बट मैक्सिमम जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं वो हिटोट्रॉप्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासाइट की हमने बात की कि वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। और किंगडम मोनेरा में जो है वो 2 मेजर ग्रुप आते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की। ये हार्श कंडीशन में रह लेते हैं, हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफाइल्स। एंड जो हॉट एरिया, हॉट स्प्रिंग एरिया में रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एंड जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें मिथेनोजन्स भी बोला जाता है। मार्शी एरियाज जैसे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटलैंड हो, तो उन्हें बोला जाता है मिथेनोजन्स। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की होती है, जो इनको सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है। अब मिथेनोजन्स की बात करें तो मिथेनोजन्स जो है वो रुमिनेंट एनिमल्स, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके गट में भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास काऊ होगी, बफेलोज होगी एंड एटसेट्रा, तो इनके गट में प्रेजेंट होती है। और ये फर्दर जो ये बैक्टीरिया होते हैं बायोगैस बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। मिथेनोजन, मीथेन गैस जो है वो यूज़ की जाती है फर्दर। चलो ये तो नेक्स्ट है, बट हम बात करेंगे कि हेलोफाइल्स एंड मिथेनोजन जो है, ये है कि मिथेनोजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, बायो गैस बनाने में हेल्पफुल होती है। ये डंग से मिलती है एनिमल्स के। अब हम बात करेंगे हेलोफाइल्स एंड जो मिथेनोजन्स हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स है। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब है कि ये सर्वाइव कर लेंगे विद और विदाउट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होगी तब भी सर्वाइव कर लेंगे, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी सर्वाइव कर लेंगे। बट ये जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ये इनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही होती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे, जिसे ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है, मोस्ट ऑफ द करेक्टर जो हैं वो
बैक्टीरिया से मैच्ड करते हैं और इसीलिए इसको यू बैक्टीरिया बोला जाता है। और इसकी सेल वॉल जो है रिजिड होती है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि मोबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनमें दोनों टाइप्स के आ जाएंगे, फोटोसिंथेटिक भी और कीमोसिंथेटिक भी। और सम ऑफ देम आर हिटोट्रॉप्स। अब ये जो बैक्टीरिया टर्म थी वो किसने दी थी? तो ये टर्म दी गई थी एरनबर्ग ने। एंड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जो दी गई थी वो दी गई थी ल्यूइस पाश्चर के थ्रू। एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बोला जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है एंटोन वॉन ल्यूनहॉक या फिर A.V. ल्यूनहॉक को। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसको जनरली बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गे। अब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। और ये यूनिसेलुलर हैं और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ये जो है क्लोनियल और फिलामेंटस, मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर सभी जगह पे। तो ये सर्वाइव करते हैं थ्रू फोटोसिंथेटिकली, न्यूट्रिशन लेके। फोटोसिंथेटिक मोड रहता है इनका न्यूट्रिशन का। एग्जांपल आ गया साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। एंड ये जो कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, तो इनमें एक शीट प्रेजेंट होती है, उसका नाम है, उस शीट को बोला जाता है जिलेटिनियस शीट। और जब भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है, पॉल्यूटेड वाटर में जो है ये ब्लूम कर जाते हैं, मतलब वाटर बॉडीड वाटर में खिल जाते हैं, मतलब एक टाइप से पूरी पानी को कवर कर लेंगे ये। और कुछ जो ऐसे होते हैं वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, जिन्हें एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबिना है जिनका एग्जाम्पल। और इनके अंदर जो है वो स्पेशलाइज सेल होते हैं जिन्हें हिट्रोसिस्ट बोला जाता है, और ये हेल्पफुल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिसिंथेटिक। तो ये केमिसिंथेटिक का मतलब है कि केमिकली, तो ये इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ से उन सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, यूज़ करते हैं और रिलीज करते हैं एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, और रिसाइकिल में हेल्प करते हैं। और उन्हीं के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, और इसी के थ्रू जो है वो अपना सर्वाइवल करते हैं। तो इन्हें, ऐसे बैक्टीरिया को कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। और एग्जाम्पल है इनका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट है हिटोट्रॉप्स। तो हिटोट्रॉप्स जो हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में, और मेजोरिटी जो है इनकी डिकम्पोजर्स में कैटेगराइज्ड है। और मतलब सिंपल सी बात है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो मेन रोल है इनका वो डिकम्पोज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं ये। अब पैरासाइट, हम बात करेंगे हिटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के इम्पैक्ट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया की, जो कि पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अब कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर जो है, सिट्रस कैंकर मेज में होती है ये थ्रू बैक्टीरिया। ये डिजीज़ है कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और पैरासिटिक बैक्टीरिया के थ्रू होती है ये डिजीज़। अब और हम बैक्टीरिया को कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमने कर्ड को बनाना हो मिल्क से, प्रोडक्शन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स बनानी हो तब हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ आती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब है वो खुद भी सर्वाइव कर रहे हैं और सर्वाइवल के थ्रू जो है हमारे लिए भी हेल्पफुल हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है वो इन्वायरमेंट के साथ।
तो जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, लेग्यूम्स रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया में हमने नोस्टॉक एंड एनाबिना की बात की। तो इस तरह से जो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इम्पैक्ट रहता है। अब नेक्स्ट आती है रिप्रोडक्शन की बात। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होती है मेनली फिजन के थ्रू होती है, बट अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, अगर नॉर्मल कंडीशंस नहीं होंगी, तो वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं स्पोर्स के थ्रू। तो बोथ फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन जो है रिप्रोडक्शन की वो रहती है बैक्टीरिया में, और वो असेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी रहती है जब बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफर होता है अदर बैक्टीरिया में। तो ये सेक्सुअली होता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन आता है माइकोप्लाज्मा, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, और सबसे छोटा जो सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, वो है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेता है। और नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं जो कि सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स रहते हैं, और इनके पास जो है वो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, और फ्लैजेला एंड सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द लोकोमोशन, और ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं बेसिकली। एंड किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो लिंक है विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के बीच में। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये सेक्सुअली एंड असेक्सुअली दोनों के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इनमें सेल जो है फ्यूज होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, और नेक्स्ट जो है प्रोसेस रहती है। अब इनमें क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लोनाइड्स, लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल्ड में करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में करेंगे इन सब के बारे में। तो ये सारे जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं, और मेनली जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्ट के वो ऑटोट्रॉप्स हैं, और फोटोसिंथेटिकली जो है वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और कुछ जो है सिम्बाइट्स और हेटरोट्रॉप्स भी हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्राइसोफाइट्स, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। ये मेरीन वाटर में पाया जाता है, एंड मेनली जो है ये फोटोसिंथेटिक है, मींस ऑटोट्रॉप है, एंड ये इंक्लूड करते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी को भी, जिसे बोला जाता है डेस्माइड्स। तो गोल्डन एल्गी को बोला जाता है डेस्माइड्स। अब हम देखेंगे डायटम्स के बारे में। तो डायटम्स में जो सेल वॉल होती है वो सिलिकेशियस होती है, सिलिका की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये जो है वो सोप की जो हमारे पास बॉक्स होता है, मतलब ऐसे जैसे ये हैं फिट होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसी चिपकी होती हैं सोप बॉक्स की तरह, और सिल्कियस सेल वॉल, मतलब सिलिका प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में, और ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी सी बॉडी रहती है इनकी। एंड डायटम्स जो हैं उन्हें हम चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ओशंस का, और ये हेल्पफुल होती है पॉलिशिंग के लिए भी, और जो ऑयल्स एंड जो सिरप्स होती हैं उनकी फिल्ट्रेशन के लिए भी हेल्पफुल होती हैं। एंड नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स भी यही सेम मेरीन वाटर में हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, एंड इनमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके बेसिस पे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर्ड होते हैं पिगमेंट के थ्रू। एंड इनके जो आउटर सरफेस होता है उस पर सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनमें जो है इनकी बॉडी में दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजेला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है, और एक जो है वो ट्रांसवर्सली होता है, मतलब बिटवीन द वॉल प्लेट्स प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि
गायनलॉक्स हो गया, और ये रेड टाइड्स कॉज करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होती है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन के वजह से जो है वो सी जो है वो रेड दिखता है, और जिसे रेड टाइड्स बोला जाता है। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। गानलॉक्स की वजह से जो है वो रेड टाइड्स होते हैं ओशंस में, और ये जितने भी हमारे पास मेरीन एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस हो गई या फिर अदर जो सी लाइफ्स होती हैं के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मार देता है, क्योंकि ये बहुत पॉइजनस होता है, जिसकी वजह से वो मेरीन वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो उनको रेस्पिरेशन में थोड़ी इरिटेशन होने लगती है, मतलब वो रेस्पायर नहीं कर पाते हैं, और उनके एयरबोन में जो है वो टॉक्सिन रिलीज हो जाता है, चला जाता है, और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो रेड टाइड जो है वो कॉज किया जाता है गानलॉक्स की वजह से, और जो कि आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंडर। नेक्स्ट है यूग्लिनाइड। तो ये भी फोटोसिंथेटिक हैं और फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो कि स्टेगनेंट वाटर होगा, जो कि ठहरा हुआ पानी होगा, फ्रेश वाटर होगा, उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो है वो सेल वॉल की बजाय प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे पेलिकल बोला जाता है, और इसकी वजह से जो है उनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल रहती है। इनमें भी टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। एंड इनका एग्जाम्पल है यूग्लिना, जो कि यूग्लिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में। नेक्स्ट है स्लाइमोड, जिन्हें बोला जाता है माइक्सोमाइसीट्स। तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, और इनमें जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एंड नेक्स्ट बात करें तो ये सुटेबल कंडीशन में है, एक एग्रीगेट मतलब साथ में हो जाते हैं, एग्रीगेशन बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम बोला जाता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो इन्होंने प्लाज्मोडियम एक एग्रीगेशन बनाई होती है, वो डिफ्रेंशिएट होके फर्दर फॉर्म करती है फ्रूटिंग बॉडीज, जिनकी बॉडी पे जो है वो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके अंदर जो है वो स्पोर जो है उनके पास वॉल्स प्रेजेंट होती है। मीन्स मैक्सोमाइसीट स्लाइमोल्ड होंगे, उनमें कोई भी सेल वॉल नहीं होगी, और ये जब एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम बनाते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। तो उनके जो टिप पे है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, मीन्स ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है, और इनको सर्वाइवल में हेल्प करती है। नेक्स्ट आती है प्रोटोजोन्स। अब ये आ गए हमारे पास हिटोट्रॉप्स, जो कि प्रीडेटर्स और पैरासाइटिक होंगे, और इनमें प्रिमिटिव रिलेटेड टू एनिमल्स, मतलब ये एनिमल्स की तरह ही होंगे, क्योंकि एनिमल्स भी क्या हैं, हिटोट्रॉप्स ही हैं। और इनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास अम्यूबाइड प्रोटोजोन। तो ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, सारी ही तरह के वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और इनका एग्जाम्पल है अमीबा, जिसमें फॉल्स फीट, जिन्हें बोला जाता है सीडोपोडिया, ये लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, अमीबा को प्रे को कैप्चर करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। और सिलिका जो है वो इनके सेल्स में, मतलब इनके जो सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे जो है वो सिलिका की शेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हमने देख ही लिया कि ये पैरासिटिक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एंटामीबा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइप है हमारे पास फ्लैजिलेटेड, जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और ये फ्री लिविंग है, ये भी पैरासिटिक है, और फ्लैजेला है, इनके लिए लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होंगे फ्लैजेला, एंड ये कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्राइपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, और ये एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का। मीनिंग मतलब स्लीपिंग सिकनेस जो है वो प्रोटोजोन्स के थ्रू कॉज होती है, और कौन सा है वो, दैट इज ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट सिलिएटेड, जिनके अंदर सिलिया प्रेजेंट होंगे, और वो भी लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होंगे, और इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जो कि आउटसाइड सेल सरफेस के बाहर प्रेजेंट होती है, और ये भी फूड एंड आपके पास अदर न्यूट्रिशन के लिए जो उसको मतलब एक टाइप की कोऑर्डिनेशन बनाती है, मूवमेंट के लिए भी एंड न्यूट्रिशन के लिए भी, ताकि इस कैविटी के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के
प्रोसेसेस हो सके, तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम सिलेटेड प्रोटोजोन है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोरोजोन, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। और इनमें एग्जाम्पल आ जाता है प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आता है किंगडम फंजाई, और इसमें जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे वो हिट्रोट्रॉपिक होंगे। और फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटिन है, मतलब ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस में ग्रो कर जाता है। तो एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, जैसे ब्रेड मोल्ड हैं, ऑरेंज रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, टेटस्टूल्स हैं, एट्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं वो किंगडम फंजाई के एग्जाम्पल हैं। तो जो मस्टर्ड लीव्स पे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं वो भी फंजाई के फंगस लगने के थ्रू होती हैं। अब जैसे हम ब्रेड पे देख लें, अगर ब्रेड पे जो है ब्लैक कलर के स्पोर्स, मतलब एक टाइप की फंगस, एक टाइप की लेयर प्रेजेंट हो जाती है, अगर हम उसको इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर छोड़ दें, अगर उसको एक दिन के लिए या फिर एक रात के लिए, तो उसमें जो है वो फंगस बन जाती है। वो भी पैरासिटिक फंगस की ही वजह से होता है। और फंगस से जो है हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिलियम की मदद से जो है वो हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और जो यूनिसेलुलर फंजाई है, फॉर एग्जांपल ईस्ट, उसको हम अपने जैसे ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, और भी बाकी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करती है। तो जो रस्ट होती है, वीट रस्ट होती है, वो कॉज की जाती है फंजाई के थ्रू ही, और उस फंजाई का नाम है पिकीनिया। और जितनी भी हमारे पास फंजाई होती है वो फिलामेंटस होती है, मतलब फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, फिलामेंटेसिस होगी। और ईस्ट में जो है वो फिलामेंट नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हाइफे बोला जाता है। फंजाई में जो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हाइफे बोला जाता है। एंड इन हाइफे के नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम। एंड इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ये हमने देख लिया। एंड सबसे ज़्यादा जो फंजाई है वो सैप्रोफिटिक होती हैं, एंड कुछ जो है वो पैरासिटिक होती हैं। एंड फंजाई जो हैं वो सिम्बायोट्स भी होती हैं, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहती हैं। तो लाइकन्स, सबसे पहले आएगा लाइकन्स। फंजाई एंड एनिमल एल्गे के बीच में ये लिंक है। एंड नेक्स्ट है माइकोराइजा। तो ये होता है फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इस तरफ से ये है कि खुद भी सर्वाइवल में हेल्प होते हैं और दूसरों को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिप्रोडक्शन की। तो अगर वेजिटेटिव होगी तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग होगा। और अगर असेक्सुअल होगी तो ये कोनिडिया और स्पोर्स एंड जो स्पोर्स की मदद से जो है वो रिप्रोड्यूस करेगी। एंड सेक्सुअल में आ जाएगा हमारे पास ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोफोर्स। तो ये डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी से जो है वो डिफरेंट तरीके से रिप्रोड्यूस कर लेगी। और जो सेक्सुअल साइकिल है फंजाई की, उनमें 3 स्टेप्स आते हैं। तो फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी में जो है वो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का मोटाइल एंड नॉन मोटाइल के गैमीट के बीच में। एंड कैरियोगैमी जो होता है वो फ्यूजन होगा न्यूक्लियाई के बीच में। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो फ्यूजन होगा अगर कैरियोगैमी होगी, नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें फ्यूजन होगा न्यूक्लियस के बीच में। एंड मियोसिस जो है, जो जाइगोट बनेगा वो हैप्लॉइड स्पोर्स के थ्रू होगा। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो आते हैं फंजाई में। एंड सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।